नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज का जो यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है वो बहुत ही मॉडर्न हो गया है और पुराने जो आपका पैटर्न था, आसान प्रश्न पूछे जाते थे, वन लाइनर पूछे जाते थे, उनसे थोड़ा हटकर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वो प्रश्नों का स्तर अब पीसीएस के लेवल का पहुंच गया है और बहुत सारे प्रश्न जो है वो पीसीएस से उठाकर सीधे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो उनका आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा मैं, और जितने भी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए पीवाईक्यूज हैं वो सारे मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। लगातार वीडियोज़ आपको मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो बैच है वहाँ पर ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से प्रिंटेबल फॉर्म में ये पीडीएफ होंगी। अगर आप वाकई में अपने लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, जैसा कि लेखपाल बैच में लाभ मिला है। हमारे कंटेंट से बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे आए हैं और ऐसे प्रश्न आए हैं जो अन्य कंटेंट में कहीं पर भी नहीं थे। तो अगर आप सीरियस होकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुव्यवस्थित ढंग से आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए 63 क्वेश्चन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। तो ये यूपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम लगभग 500 ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष होती है, प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष होती है। उष्णकटिबंधीय वन और औसत शुद्ध प्राथमिकता, तो उष्णकटिबंधीय वन की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वह ऊर्जा है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बाद श्वसन की ऊर्जा को घटाने पर बचती है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण दिया गया है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो सही उत्तर है आपका ए सत्य है किंतु आर गलत है। पीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है। कथन ए सत्य है क्योंकि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। अधिक जनसंख्या द्वारा अधिक संसाधनों की मांग की जाएगी जिससे प्राकृतिक असंतुलन की अवस्था उत्पन्न होगी। इसलिए कारण आर असत्य है क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बनती है, ना कि संतुलन का। अगला प्रश्न है आपका कि पोषक स्तर बनते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से पोषक स्तर बनते हैं। पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध जुड़ने से बनते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह इन्हीं पोषक स्तरों के माध्यम से होता है। क्रम स्वपोषी उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी, शीर्ष उपभोक्ता। अगला प्रश्न है आपका कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो सही उत्तर है आपका सी, नदी। नदी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। लोटिक इकोसिस्टम की विशेषता बहते जल से होती है। धारा के लगातार बहते रहने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है और पानी स्वच्छ बना रहता है। तालाब या झील लेटिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। तो नदी क्या है? लोटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है, और जो तालाब और झील है लेंटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में जाना जाता है। यूपी पीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन रामसर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। वर्ष 2026 की अगर थीम की बात करें तो करंट का डेटा भी आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा।
तो 2026 की जो थीम थी वो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। तो ये इसकी थीम थी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, समुद्री इकोसिस्टम या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। एमपीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या मरीन इकोसिस्टम सबसे स्थिर यानी कि स्टैटिक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर तब माना जाता है जब इसकी संरचना और कार्य लंबे समय तक संतुलन में रहते हैं। समुद्रों में तापमान, लवणता और अन्य पर्यावरणीय कारक स्थलीय तंत्र की तुलना में बहुत कम बदलते हैं। जैवमंडल पृथ्वी पर सबसे बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो कौन से नियम के द्वारा समझा जा सकता है, यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। एमपीपीएससी 2023 का प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जाने पर कम हो जाता है। लिंडेमान का 10% का नियम है यह। इसे उष्मागतिकी के दूसरे नियम द्वारा समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे ऊर्जा ऊष्मा स्थानांतरित होती है, उसका एक बड़ा भाग लगभग 90% श्वसन या ऊष्मा के रूप में बर्बाद या ह्रास हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। संक्रामक इन्वेसिव जीव जाति विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN का एक अंग है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। यह संगठन जीव जंतुओं और पादपों की संकटापन्न प्रजातियों की रेड डेटा सूची में जारी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य या बैगल डांस करता है? तो सही उत्तर है आपका सी, मधुमक्खी। IAS प्री 2023 का प्रश्न है। मधुमक्खी अपने सगे संबंधी को खाद्य के स्रोत की दिशा व दूरी की सूचना देने के लिए दोलन नृत्य या बैगल डांस करती है। मधुमक्खियां समूह में रहती हैं जिसमें एक रानी मधुमक्खी और अन्य श्रमिक होते हैं। इस नृत्य की खोज कार्ल वान फ्रिस्क ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सही उत्तर है आपका बी, परमाणु ऊर्जा। यूपीपीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। जो ईंधन जंतु उत्पाद से अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोमास कहते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन संलयन से प्राप्त होती है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इसमें से बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 75% तक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो सही उत्तर है आपका आर्गन। यूपीपीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। यह हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCs, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि आती हैं। ये गैसें पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को सोख लेती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो निकेत को इंग्लिश में निश्चय कहते हैं। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान निकेत होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी निकेत यानी कि इकोलॉजिकल निशे किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय तथा जीवन के रूप को निर्दिष्ट करता है।
यह उन स्थितियों को की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निकेत होता है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे ग्रिनले ने वर्ष 1917 में किया था। तो जितने भी ये शब्दों के प्रयोग हैं, खोजे हैं, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लेखपाल में आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है। इको मार्क प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, मित्रवत हो। यह पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित मानक तैयार करता है तथा बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। भारत में इको मार्क प्रमाणन योजना की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई। इसका प्रतीक चिन्ह मिट्टी का घड़ा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। ये भी यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया था। भूमि से जल के अत्यधिक सोखने की क्षमता के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी यानी कि इकोलॉजिकल टेररिस्ट की संज्ञा दी जाती है। यह वृक्ष जहाँ पर भी उगता है वहाँ भूमि से बहुत अधिक मात्रा में पानी खींचता है, जिससे उस क्षेत्र में भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और ओजोन सभी ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली गैसें हैं। इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो जाती है। इस औसत तापमान की वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अतः एक से अधिक विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आपका कि वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है वो कौन सा है। तो सही उत्तर है आपका इकोटोन। इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसको याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां एक साथ विद्यमान रहती हैं। दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित सीमा या संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन में जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की अत्यधिक विविधता मिलती है। इसे एड्ज इफेक्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, इकोटोन। ये एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया था और यही सेम प्रश्न यूपी पीसीएस 2012 में भी पूछा गया था, सिर्फ प्रश्न की भाषा अलग थी। दो भिन्न समुदायों या बायोम के बीच का संक्रांति या संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के लिए जंगल और घास के मैदान के बीच का क्षेत्र या नदी और समुद्र के मिलन का मुहाना, ये क्या है, ये इकोटोन है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। यानी क्या है कि एक झूठ बोलना कि जो कंपनी उत्पाद बना रही है वो इको फ्रेंडली है। ग्रीन वॉशिंग शब्द मिथ्या धारणा वाली व्यक्त करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद, उद्देश्य और नीतियों को झूठे तरीके से पारिस्थितिकी के अनुकूल, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त बताने का निराधार दावा किया जाता है। ग्रीन वॉशिंग को ग्रीन सीन नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण दिया गया है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है, यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्र का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध से निर्मित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, इसलिए अभिकथन ए गलत है। मानव क्रियाओं जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई से वातावरण स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है, अतः कारण आर सत्य है।
अगला प्रश्न है आपका कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इको मार्क का प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र उस उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित हो तथा जिसका इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ता हो। वर्ष 1991 से भारत सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए इको लेबलिंग की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि तो पेड़ क्या करते हैं रात के समय, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। रात के समय पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। पौधों में श्वसन के दौरान उत्पन्न CO2 दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल हो जाती है, परंतु रात्रि में सूर्य का प्रकाश न होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिससे श्वसन से उत्पन्न CO2 वातावरण में उत्सर्जित होती है और दम घुटने का डर रहता है। अगला प्रश्न है आपका कि दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोटोन। अभी आपको मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी बताई है। अगला प्रश्न है आपका कि बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? तो सही उत्तर है आपका समुद्री। जलीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। इसका कारण यह है कि जलीय तंत्र में उत्पादक जैसे फाइटोप्लैंक्टन का कुल बायोमास उपभोक्ता मछलियों आदि से कम होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड प्रायः सीधा होता है। ध्यान दें कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सीधा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है आपका ए, जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। पारितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। एक पारितंत्र में विभिन्न जैविक तथा अजैविक घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों के गुजरने को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र और कार्बन चक्र आदि आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसके माध्यम से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि तत्व जैविक व अजैविक घटकों में घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो सही उत्तर है आपका बी, -18 डिग्री सेल्सियस। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक जीने योग्य बनाने में मदद करती हैं। इन हरित गृह गैसों के अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान गिरकर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिससे पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी। वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम, सीयर, समुदाय गतिकी या जैव भार का पिरामिड। तो सही उत्तर है आपका बी, सीयर। अनुक्रमण की प्रक्रिया में कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में उपनिवेश करती हैं और उनकी आबादी अधिक हो जाती है, जबकि अन्य प्रजातियों की आबादी घट जाती है। समुदायों का यह पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित क्षेत्र स्थान में बदलता है सीयर कहलाता है, जबकि लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एवं नाइट्रस ऑक्साइड सम्मिलित हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से डीजल या कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन के दहन फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, परिचालन पर्यावरण।
सामान्यतः पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण आते हैं, जबकि परिचालन पर्यावरण को पर्यावरण के मूल वर्गीकरण के अंश के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो सही उत्तर है आपका बेनेट द्वारा। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। लेखपाल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया था। वास्तव में पारिस्थितिकी संक्रमण दो बायोमों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, जहां दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत विकास करते हैं, वह संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? तो सही उत्तर है आपका आवर कॉमन फ्यूचर। सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने किया था। इस आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर में ही पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया। सतत विकास के तहत वर्तमान पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करती है कि भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। अगला प्रश्न है आपका कि अम्ल वर्षा के घटक कौन से हैं? तो ये पूछा गया आपसे। सही उत्तर है आपका डी, HNO3, H2SO4, ये दोनों हैं। अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उष्ण वर्षा, हिमपात, ओला या कोहरे से है, जिसमें वायुमंडल से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुलकर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार ऊर्जा का ह्रास होता है, अतः ऊपर के स्तर पर ऊर्जा सदैव कम होती जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत किया गया है। कथन 2 सत्य है। भारत में दुनिया में भूमिगत जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भारत में भूजल सिंचाई के तहत सबसे अधिक 62% क्षेत्र है, जो विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है आपका कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। इकोसिस्टम में पोषण स्तर की गहनता आधार से शीर्ष की ओर घटती जाती है। उत्पादकों, पौधों की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होती है। अतएव इकोसिस्टम में उत्पादक संख्या और जैव भार में प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। पौधे प्रथम पोषण स्तर होते हैं और शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। मानव गतिविधियों से परिवर्तित या निर्मित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण या मानव जनित प्रदूषण कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि नैसर्गिक वह है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के विकसित होता है। यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस प्री 2019 का है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है या बढ़ती है या स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? तो सही उत्तर है आपका बी, घटती है। लिंडमैन का 10% का नियम अलग अलग तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा लगातार घटती जाती है। लिंडमैन का 10% नियम ऊर्जा के इसी घटते स्तर से संबंधित है, जिसके अनुसार केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में जाती है। बाकी 90% ऊर्जा ऊष्मा या श्वसन क्रियाओं में खर्च हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। आवास यानी कि हैबिटेट वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है।
प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है और वह जीव उस स्थान पर जहाँ रहता है वहाँ उसकी पूर्ति हो। निकेत वह स्थान है या भूमिका है जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों एवं पर्यावरण के साथ क्रियाशील रहता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस उत्तर का विकल्प ई माना था। आवाज सही है, लेकिन जो निकेत है ये भी इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। वे विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें। तो सही उत्तर है आपका सी, 1 और 2 दोनों सही है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन का मानक भारत सरकार निर्धारित कर सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ऐसा पहला अधिनियम था जिसने केंद्रीय सरकार को सीधे निर्देश देने को अधिकृत किया, जैसे उद्योग बंद करने का आदेश आदि। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोवीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। माइक्रोवीड्स को माइक्रोप्लास्टिक भी कहा जाता है, जो 1 mm से कम आकार के प्लास्टिक के अंश होते हैं। इनका उपयोग टूथपेस्ट, साबुन, फेस वॉश और बॉडी क्रीम जैसे सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है। ये सीवर के रास्ते सागरों महासागरों में पहुंचकर समुद्री पारितंत्र के समक्ष बड़ी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि समुद्री जीव इन्हें भोजन समझकर खा लेते हैं। वर्ष 2018 में यूके ने माइक्रोवीड्स के प्रयोग पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरी ओर समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिन्हें समुद्र का वर्षा वन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी और सी दोनों सही माना है। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक स्थिर सागरीय या महासागरीय है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो थोड़े जो शब्द हैं इस हिंदी भाषा के आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए, उनकी हिंदी आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए, और इंग्लिश जब आप मीनिंग और वर्ड का समझने लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागरीय या सागरीय को माना जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण लंबे समय तक एक समान रहता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े इकोसिस्टम भी हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो सही उत्तर है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में लगभग 10% अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। यह वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और यहाँ पौधों की सघनता सर्वाधिक होती है। धरती पर रहने वाले सभी पशुओं और पादप प्रजातियों की अधिक संख्या इन वर्षा वनों में रहती है, अतः इन वनों में पौधों के जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। यहाँ का गर्म और आर्द्र तापमान तथा साल भर वर्षा जीवों व वनस्पतियों के विकास के लिए अनुकूलतम स्थितियाँ प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि 10% नियम किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। 10% का नियम रेमंड लिंडमैन ने 1942 ईस्वी में दिया था। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का खाद्य स्तर के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल 10% ही पहुंच पाता है। जैसे घास अगर सूर्य से 1000 जूल ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसे खाने वाले हिरण को केवल 100 जूल ऊर्जा ही प्राप्त कर पाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, घास बकरा आदमी, यानी कि घास से बकरा, बकरा से आदमी। सही खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास से बकरा, बकरा से आदमी करते हैं। घास उत्पादक श्रेणी की में आती है। बकरा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जो घास खाता है।
आदमी सर्वाहारी होता है तो द्वितीय उपभोक्ता है जो बकरे को भी खा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के आमापन के लिए यूपीएससी आईएएस 2017 का प्रश्न है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जल निकायों में कार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए बैक्टीरिया जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बीओडी का उच्च होना जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की कमी का सूचक है, अर्थात जल के अधिक संक्रमित प्रदूषित होने का दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में सत्यमंगलम बाघ आरक्षित तमिलनाडु का महत्व अधिक है। ये पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। शेषाचलम जीव मंडल और नल्लामला वन आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है आपका कि वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। ट्रैफिक एक मिशन है, यह सुनिश्चित करना कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, ना कि यूएनईपी का ब्यूरो। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह डब्ल्यूडब्ल्यूएफ एवं आईयूसीएन के एक रणनीतिक गठबंधन में है। कथन 2 सत्य है। इसका मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पादपों के व्यापार से प्रकृति को संरक्षण को खतरा ना हो। अगला प्रश्न है आपका कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं। 3 बिंदु दिए गए हैं और सही उत्तर का आपका चयन करना है। पहला बिंदु है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा है शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। सही उत्तर है आपका केवल बी। 2 और 3 सही हैं, आपका पहला गलत है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्र के अलावा भूमि महाद्वीपों पर कृत्रिम टैंकों तालाबों में भी किया जा सकता है। इसे स्थापित करने के लिए उच्च टेक्नोलॉजी, बड़े निवेश राशि और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, धान का खेत। दिए गए विकल्पों में धान का खेत एक कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। इसे मानव द्वारा विशिष्ट उद्देश्य कृषि के लिए बनाया जाता है और इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है। वन, झील तथा घास के मैदान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। तो सही उत्तर है आपका प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में मानव सर्वाहारी होता है। जब मानव वनस्पतियों, साग सब्जी का सेवन करता है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जब मानव मांस के रूप में बकरा, मछली आदि का सेवन करता है तो वह द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता भी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। पारितंत्र में हरे पौधे उत्पादक सूर्य से सीधे ऊर्जा ग्रहण करके उसे खाद्य में बदलते हैं। ये खाद्य पिरामिड के एकदम बुनियादी अथवा प्रथम खाद्य स्तर पर होते हैं। हरित पादपों को खाने वाले शाक भक्षी जंतु द्वितीय खाद्य स्तर प्राथमिक उपभोक्ता बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बाकी जो 3 संस्थाएं हैं, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये पर्यावरण से संबंधित हैं।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है जो मुख्य रूप से पर्यावरण से संबंधित नहीं है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र दिल्ली में स्थापित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ी संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका वृक्षारोपण। देश के 1 लाख किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित गलियारे में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा हरित राजमार्ग नीति 2015 घोषित की गई थी। इस नीति का मुख्य लक्ष्य राजमार्गों के किनारे सघन वृक्षारोपण करना है। इसके तहत राजमार्ग परियोजना की कुल लागत का 1% वृक्षारोपण के लिए रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ये वन विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अत्यधिक विस्तृत होने के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा भाग अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए इसे कार्बन सिंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वायु। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय संगठक के अंतर्गत वायु को सम्मिलित नहीं किया जाता है। वायु, मृदा, जल, प्रकाश आदि पारिस्थितिकी तंत्र के अजीविकीय घटक हैं। वनस्पति, जीवाणु, जानवर और मनुष्य आदि सभी जीवीय संगठक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली की हैसियत प्रदान करना, इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? 3 बिंदु दिए गए हैं, एक सही है, वो कौन सा है ये आपसे पूछा गया है, या 2 सही है या तीनों सही है। सही उत्तर है केवल 2। FAO द्वारा वर्ष 2002 में प्रारंभ GIAHS का व्यापक लक्ष्य वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण पारंपरिक कृषि विरासत व्यवस्था को संरक्षित करना है। इसका उद्देश्य पारितंत्र अनुकूल परंपरागत कृषि पद्धतियों, कृषि जैव विविधता और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को चिन्हित कर सुरक्षा देना है। यह कार्यक्रम उन्हें आधुनिक कृषि या GI टैग प्रदान करने पर केंद्रित नहीं है, अतः केवल कथन 2 सत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? सही उत्तर है आपका केवल 3। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। हरित भारत राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक है। इसका मूल्य उद्देश्य देश के वन आच्छादन की रक्षा, पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना है। अगला प्रश्न है आपका कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। सही उत्तर है आपका केवल 1। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की धारणीय विकास, सतत विकास के संदर्भ में एक गैर बंधनकारी स्वैच्छिक कार्य योजना है। इसकी उत्पत्ति वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई थी, न कि 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। अगला प्रश्न है आपका कि कभी कभी समाचारों में आने वाले गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। गाडगिल समिति पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समूह WGP का गठन माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट के संरक्षण हेतु किया गया था और इन्होंने रिपोर्ट 2011 में दी थी। इस रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं व्यवहारिक अध्ययन हेतु कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया था। गाडगिल ने संपूर्ण पश्चिमी घाट को संवेदनशील माना, जबकि कस्तूरीरंगन समिति ने केवल 37% क्षेत्र को पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील घोषित करने का प्रस्ताव दिया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। तो बंद नहीं, ये खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है। यह जैविक, जीवाणु, पादप जंतु और अजैविक प्रकाश, जल, मृदा, वायु संगठकों से मिलकर बनता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। सर्वप्रथम AG टांसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया था।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। पोषण स्तरों की कम संख्या से खाद्य श्रृंखला छोटी हो जाती है, जिससे जैव विविधता में कमी आती है, अतः यह जैव विविधता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की अधिक उत्पादकता, तंत्र की अधिक आयु और मध्य व्यवधान जैव विविधता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट बिना स्पेस दिए क्विक रिवीजन क्लासेस सर्च कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और पॉल्यूशन कंट्रोल जो आपका परीक्षा होनी है, बहुत छोटी भर्ती थी, और उसमें भी ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज करिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सुव्यवस्थित ढंग से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और इसके अलावा समय समय पर आपको लगातार निरंतर क्विक रिवीजन, वन लाइनर्स, एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। अगर आप नियमित पढ़ना चाहते हैं, एक सुव्यवस्थित ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं और एक अच्छा कंटेंट चाहते हैं, समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। सुव्यवस्थित और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।